Hello officers, am I audible? काफी सारे बच्चे हैं, आनंद, रितिका, तनु, हनी, कृतिका, पूजा, मेघना, पीयूष, इसरत जी, साक्षी, मोनिका. Am I audible or not? Guys, yes. फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं. Okay, audible. Great. हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू एग्जाम ओरिजिनल्स. आज हम लोग नया सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे. ये सब्जेक्ट आप लोगों ने कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा, दैट इज आर्ट एंड कल्चर. और मेरे को ऐसा लगता है कि सारे बच्चों ने कभी ना कभी तो अपनी लाइफ में खजुराहो के टेम्पल्स देखे ही होंगे, या आसपास जो भी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड चीजें हैं मध्य प्रदेश में या फिर इंडिया में. वी कैन टॉक अबाउट दी ताजमहल, या आप लोगों ने डांस फॉर्म्स देखे होंगे. ये तमाम चीजें जो आप लोगों ने देखी हैं, जो फैसिनेट करती हैं, अपनी आसपास की लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाती हैं, जो आपके कल्चर को इंटरेस्टिंग बनाता है, ये सारी चीजें आर्ट एंड कल्चर में आती है. मैं अमन नामदेव आपको इस सब्जेक्ट की शेयर करवाऊंगा. एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस न्यू सब्जेक्ट, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. कई सारे बच्चों को ये सब्जेक्ट काफी बोरिंग लगता है कि हिस्ट्री है, हिस्ट्री में मुगल एम्परर कोई थे और उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं. ठीक है, जहांगीर ने पेंटिंग्स बनाई, उनके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं. ठीक है, इस टाइप से लगता है ना. लेकिन आप ये भी तो सोचिए, अगर मैं आप लोगों को खजुराहो का एसडीएम बना दूं तो आपको पता भी नहीं होगा कि वो जो टेम्पल बना हुआ है, वहां पर खजुराहो के टेम्पल्स बने हैं, महादेव टेम्पल्स बने हुए हैं. उस टेम्पल को देखने कितने लोग आते हैं, वहां पर कितनी सारी फ्लाइट्स लैंड करती हैं, कितने सारे होटल्स भरे पड़े हुए हैं. रिसेंट में हम लोग पचमढ़ी गए थे, तो वहां पर भी तो आर्ट एंड कल्चर है. धूपगढ़ देखने हम लोग कितने लोग जाते हैं. आप यकीन नहीं मानेंगे कि वहां पर 10 से 12 हजार लोगों को पर डे का रोजगार मिल रहा है. तो अपने आप में ये जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो डेवलप करती है आर्ट एंड कल्चर. राइट, सो दैट इज व्हाई दिस सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस. राइट, सो मूविंग ऑन टू दिस सब्जेक्ट गाइस, हम लोग इंडियन और मध्य प्रदेश का आर्ट एंड कल्चर दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. इंडिया से जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से पीटी में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं और मेंस में क्वेश्चंस आ जाते हैं, या फिर आप लोगों ने कभी ना कभी तो देखा ही होगा. ठीक है, इस पे इसके बाद हम लोग सिलेबस की डिस्कशन करेंगे तो आपको समझ में आएगा, डोंट वरी. राइट, तो इंडियन और एमपी आर्ट एंड कल्चर की अगर हम बात करें, जैसे इंडियन है तो वहां पर नेशनल सिंबल्स आप लोगों ने पढ़ा है, यहां से क्वेश्चंस आ जाते हैं. आर्किटेक्चर, म्यूजिक, पेंटिंग्स, डांस, डांस फॉर्म्स, कथकली किस रीजन का है, कौन से स्टेट का है, इस टाइप से डांस पे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं. सिनेमा हो गया, थिएटर्स हो गए, राइट, जैसे ललित कला एकेडमी का इससे रिलेटेड है. तो ये काफी सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे. पेंटिंग, जैसे लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया था कि भाई कौन सा रूलर था काफी फेमस था जिसने हाफ फेस्ड पेंटिंग्स बनाई थी. राइट, तो जहांगीर, यू हैव हर्ड अबाउट हिम, राइट. तो जहांगीर साहब हो गए. तो इस टाइप से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं. अब जहांगीर मध्य प्रदेश का नहीं था, लेकिन इंडियन हीरो था. ठीक है, मतलब समझ लीजिए कि इंडिया का एक रूलर था, लेकिन उस पर क्वेश्चन आया ना, तो इसीलिए याद रखिएगा इस टाइप से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं. तो हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली एक इंडियन आर्ट एंड कल्चर का जो मेजर चंक हो सकता है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो, और मध्य प्रदेश आर्ट एंड कल्चर, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे. आई होप यू आर गेटिंग इट. एम आई ऑडिबल गाइस और नॉट? यस, पूजा, कृतिका, एवरीवन राइट डाउन हियर, यस सर, आई एम listening, so that I will continue. और जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा ना, तो आप लोग प्लीज ध्यान से उनके आंसर्स दीजिएगा, क्योंकि ये सेशन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. और मैं ये कहूंगा कि मैं ज्योग्राफी का टीचर हूं, तो उसके साथ साथ ये जो आर्ट एंड कल्चर है ना, मैं इधर उधर घूमने जाता हूं तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता है कि भाई देख कर आओ टेम्पल्स कैसे हैं, नागरा स्टाइल टेम्पल्स किस तरीके के हैं, बेसारा स्टाइल टेम्पल्स किस टाइप के हैं, साउथ के जो टेम्पल्स हैं वो क्यों अलग से हैं, द्रविडियन स्टाइल टेम्पल्स किस टाइप के हैं. तो हमें ये सारी चीजें, फिर मध्य प्रदेश में टेम्पल की डेवलपमेंट किस तरीके से हुई, तो इस पे जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे पढ़ेंगे. बस आप लोग प्लीज ध्यान से सुनिएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा. आई एश्योर यू, आई गारंटी यू, क्योंकि हमने इस पे काफी ज्यादा मेहनत करी है. राइट, सो टॉकिंग अबाउट, आज इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, राइट, इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो इसलिए ज्यादा मतलब पढ़ना नहीं है. ये समझ लो कि पहले हम आर्ट एंड कल्चर को समझ लेते हैं, क्योंकि यहां से 4 से 5 क्वेश्चंस एमपीपीएससी में आता ही आता है
विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके सिलेक्शन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चूंकि कट ऑफ काफी हाई आ रहा है, यू नो वेरी वेल, राइट। तो इंडियन आर्ट एंड कल्चर में जैसे रिलीजियंस होते हैं, रिलीजियंस पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फेस्टिवल्स, इंडिया में कितने सारे फेस्टिवल्स हैं, राइट, मैं बताऊंगा अभी। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। लिटरेचर हो गया, लैंग्वेजेस हो गई, फिर ट्राइब्स हो गई, ट्राइब्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। फिर मध्य प्रदेश की ट्राइब्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर क्राफ्ट इंस्टीट्यूशंस, अवार्ड्स ऑफ इंडिया, राइट, जो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, फेलोशिप्स जो दी जाती हैं, तो ये सारी सारी तमाम चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए, आप लोगों के दिमाग में यही आ रहा होगा ना कि आर्ट एंड कल्चर क्यों इंपॉर्टेंट है। गाइस, ये हमारे इंडिया का बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है, नॉट ओनली ऑफ इंडिया बट ऑल्सो ऑफ मध्य प्रदेश, राइट। तो इसलिए आर्ट एंड कल्चर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और इसमें सबसे बड़े भागीदार जो होते हैं वो है आप लोग, आप सभी लोग जो मेरे को देख रहे हैं। जो लोग एसडीएम बनेंगे उसके ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और वो इसको जैसे तैसे करके आगे बढ़ाएंगे, राइट। क्यों? क्योंकि देखो, आप जिस भी जिले में होते हैं तो टूरिज्म इंडस्ट्री को भी तो प्रमोट करना आपका अधिकार होता है। आपका अधिकार ही नहीं, आपकी पावर क्षेत्र में होता है, आपके पावर में होता है, राइट। सो दैट इज व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द आर्ट एंड कल्चर। अब जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं, एक कोटेशन आप लोगों ने सुनी होगी, इफ यू आर वर्किंग विदाउट प्लान, अगर आप सारे के सारे ऑफिसर्स, फ्यूचर ऑफिसर्स, if you are working without plan, it actually means what? You are planning to fail, guys, planning to fail. पर चूंकि आप सब लोग मेरे साथ है ना, तो हम लोग फेल तो होने वाले हैं नहीं, राइट। तो पहला यहां पर आप देखिए सिलेबस, राइट, सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मिट क्यों नहीं रहा है दुष्यंत सर? चलिए ऐसे मिटा देते हैं, ठीक है। तो द थिंग इज दैट गाइस, कि आप लोगों को ये समझना होगा कि हमारा सिलेबस क्या है। सारे बच्चों ने, मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि आप लोग पढ़े लिखे हैं और एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो सिलेबस देख लिया होगा। लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा है, तो मैं उन लोगों को गंभीरता से बताऊंगा, भाई प्लीज सिलेबस को देखिए, अपनी नोट कॉपी में एक एक पॉइंट नोट डाउन करिए कि कहां से क्या क्या सिलेबस में आता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, ये है मेंस का सिलेबस, राइट। मेंस के सिलेबस में डायरेक्टली इन्होंने पूछा है इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, फिर इंडियन कल्चरल हेरिटेज के बारे में पूछा है जी, देन विद स्पेशल रेफरेंस टू मध्य प्रदेश। मतलब इंडियन कल्चरल हेरिटेज तो पूछेंगे ही, इंडिया के बारे में तो पूछेंगे ही, जितना भी हमने बताया आर्ट फॉर्म्स, क्लासिकल डांसेस, ये सब तो पूछेंगे ही। इसके अलावा ये पूछने वाले हैं स्पेशल रेफरेंस टू मध्य प्रदेश ऑल्सो, राइट, नॉट दी ओनली मध्य प्रदेश, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। सैलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर्स, फेस्टिवल्स, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। तो वहां से ये कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर सारी की सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मध्य प्रदेश और टूरिज्म वाली, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और इंडिया की भी जो इंपॉर्टेंट साइट्स है, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो पोर्शन है गाइस, ये है यूनिट 4 ऑफ एमपी हिस्ट्री, राइट। यूनिट 4 ऑफ एमपी हिस्ट्री याद रखना है, जिसमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में भी पूछा जा रहा है, आर्ट एंड कल्चर की बात हो रही है। नाउ आप देखिए यूनिट 5, यूनिट 5 जो डायनेस्टी वाला पोर्शन है, ये हमारे निखिल सर लेने वाले हैं। सो ही इज वेरी मच गुड एट दिस। तो ये सारी की सारी चीजें वो पढ़ाएंगे, राइट। मेरा काम ये है कि मैं ये वाला पोर्शन पढ़ाने वाला हूं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कंट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन फ्रीडम मूवमेंट, ये प्रीलिम्स का। ये अब देखिए आप प्रीलिम्स का सिलेबस, प्रीलिम्स का सिलेबस आप देखेंगे तो यहां पर क्या क्या पूछा जा रहा है, कंट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन फ्रीडम मूवमेंट, देन मेजर आर्ट्स एंड स्कल्पचर्स ऑफ मध्य प्रदेश, जो भी इंपॉर्टेंट सारे के सारे आर्ट एंड स्कल्पचर से मध्य प्रदेश के, इन सब के बारे में बात करेंगे। और सिर्फ हम बात ही नहीं करेंगे, मैं सारी की सारी चीजें आप लोगों को ट्रिक से कोशिश करूंगा कि आप लोगों को सबको याद करवाऊं। मेरा मकसद ये है कि कुछ भी ना छूटे। एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन आए तो आप सारे के सारे बच्चे उन चीजों को बड़े आराम से सॉल्व कर सके, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में, राइट। तो इसीलिए हम लोग इतने हल्के तरीके से पढ़ेंगे कि आपको मजा ही आएगा, आपको लगेगा ही नहीं कि हम कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो बैगा जनजाति है या फिर जो भी जनजाति है, उनके बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे तो काफी आसान हो जाएगा, राइट। विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट, ठीक है। कुछ ट्रिक्स से बात करेंगे, कुछ निमोनिक्स बनाएंगे ताकि आपकी पढ़ाई आसान हो जाए, राइट। नाउ मेजर ट्राइब्स एंड डायलेक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, राइट। देन फेस्टिवल्स, फोक म्यूजिक्स, फोक आर्ट्स, फोक लिटरेचर, ये सारा का सारा वो भी कहां का जी, मध्य प्रदेश का। फिर इंपॉर्टेंट लिटरेचर कहां का जी, मध्य प्रदेश का। और
उससे रिलेटेड और भी जो लिटरेचर्स हैं, फिर रिलीजियस और टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ मध्य प्रदेश, देन इंपॉर्टेंट ट्राइबल पर्सनालिटीज ऑफ मध्य प्रदेश, राइट। तो ये आपके सामने आपका सिलेबस है, जिसमें सबसे मेजर पोर्शन जो मैं लेने वाला हूं वो यही है। यहां से कंट्रीब्यूशन ऑफ एमपी, ये तो ऊपर के जो 2 सब्जेक्ट्स हैं वो निखिल सर लेंगे, लेकिन इसके नीचे का जितना भी है, राइट, ये जो आप देख पा रहे हैं ये सारा का सारा हम लेने वाले हैं, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द अंडरस्टैंडिंग कि भाई प्रीलिम्स में पीटी में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले आप ये देखिए कि पुराने समय से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, राइट। आप देखिए यहां पर हिस्ट्री की अगर हम बात करें, हिस्ट्री चूंकि फर्स्ट क्लास है, हमें मालूम होना चाहिए कि कहां से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 2015 में आप देखेंगे 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे, फिर 6 क्वेश्चंस पूछे गए 16 में, फिर 14 क्वेश्चंस आए, फिर 7 8 9 तकरीबन इतने क्वेश्चंस हिस्ट्री से आए हैं। अगर आप देख पा रहे हैं इतने क्वेश्चन आए, इसमें से भी आप देखिए जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है उससे कितने आए, मेडाइवल से कितने आए और मॉडर्न से कितने आए। अब हमें यह जानना है कि ये जो हिस्ट्री है ये इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री से तो तकरीबन 9 से 10 क्वेश्चन आ ही रहे हैं। अगर हम 2021 की बात करें तो 2021 में आपने देखा होगा जो इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री यहां पर भी 10 से 12 क्वेश्चन है। मतलब टेंटेटिव अगर हम देखें तो हिस्ट्री से प्रीलिम्स में कम से कम 12 से 13 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। 12 से 13 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए इस सब्जेक्ट को आपको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो भी सीरियसली तैयारी कर रहे हैं और पहले से पढ़े, आप लोग जानते हैं एक एक नंबर से बच्चे आउट हो जाते हैं, एक एक नंबर से पीटी से आउट हो जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा टफ है। अभी संपदा मैम का लेक्चर आप लोगों ने देखा हो तो उन्होंने भी बोला था कि मेंस से ज्यादा टफ आपका प्रीलिम्स है, क्योंकि प्रीलिम्स में वो कहां से कितने किस प्रकार का फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे वो कोई भी गारंटी नहीं दे सकता, राइट। हमारा काम है पढ़ना, जो हमारे पास सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अपन जितनी मेहनत कर सकते हैं, हमारा मेन काम है कि उसको खत्म करना है, उसको पढ़ना है, राइट। तो आप देखिए यहां पर अगर आप एनालिसिस देखेंगे ना तो इंडियन हिस्ट्री से 13 to 12 क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर आप एमपी वाला जो पोर्शन देखेंगे ना, एमपी वाला देखिए, एमपी वाला पोर्शन, यहां पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एमपी वो भी हिस्ट्री और कल्चर से तकरीबन 6 क्वेश्चन 2020 में, और ऐसे ही 2021 में भी जो क्वेश्चन थे वो भी 5 से 6 क्वेश्चन थे। तो आप देखिए कि हिस्ट्री ऐसे होल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए। यहां पर और भी है ज्योग्राफी, जो मध्य प्रदेश का ज्योग्राफी है, ठीक है, ये भी मैं पढ़ाने वाला हूं, ये भी मैं पढ़ाऊंगा इसके बाद, हिस्ट्री के बाद। तो यहां से भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, 9 से 10 सिर्फ एमपी ज्योग्राफी से ही आ जाते हैं डायरेक्ट। लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ये लोग पूछ लेते हैं। लोकेशन के अलावा भी काफी सारे जो क्वेश्चंस होते हैं जो ज्योग्राफी रिलेटेड है, सॉइल्स रिलेटेड है, ठीक है। फिर आप लोग पढ़ेंगे तो ये सब ज्योग्राफी से आता है, लेकिन अभी हम ज्योग्राफी की बात नहीं कर रहे हैं, राइट। तो आप देख लीजिए हिस्ट्री से 6 से 7 क्वेश्चंस आएंगे और इंडियन हिस्ट्री से भी 10 से 12 क्वेश्चन। मींस द थिंग इज दैट गाइस कि यहां पर अच्छी खासी मात्रा में क्वेश्चंस आप लोगों के सामने उपस्थित रहेंगे। अब आप लोगों को पढ़ना है। हिस्ट्री का एक मेन खास बात यह है कि आप जितने पिक्चर्स देख सकें पिक्चर्स को देखिए, जो हो सकता है वो मैं यहां पर दिखाऊंगा, लेकिन आप लोग भी अपने लेवल पे, जैसे कुछ चीज याद नहीं होती है ना, तो जाओ और एक बार पिक्चर्स देखो, पिक्चर्स देखकर आओगे ना तो उस चीज को आप याद भी कर पाओगे और इंटरेस्ट बनाओ अपना हिस्ट्री को लेकर। क्योंकि देखिए ये आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है, क्योंकि आपको आसपास की चीजें बड़ी प्यारी लगने लगेंगी। जैसे मैं रहता हूं, आई बिलोंग टू रायसेन, राइट। तो अभी रिसेंट में हम लोग रायसेन फोर्ट भी गए, ठीक है। फिर सांची मेरे घर के जस्ट पास में, भीमबेटका केव्स मेरे रायसेन में ही आता है, तो वी विजिटेड देयर। पचमढ़ी गए तो हम काफी हिस्टोरिकल प्लेसेस पर भी गए। तो दिस इज हाउ वी ऑल्सो लर्न, राइट, एंड दिस इज हाउ यू ऑल्सो गेट लर्न यूज टू इट, राइट। सो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर मध्य प्रदेश का। अब आप देखिए, आप कहेंगे कि सर इतना सारा आप पढ़ा तो रहे हो लेकिन क्वेश्चंस कहाँ आए हैं। तो देखिए 3 मार्कर्स जो मेंस है, मेंस में भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मांडू पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सारनाथ पे क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट। आप देखिए पेपर उठा के प्रीवियस ईयर के बाघ केव्स क्या होता है उस पर डायरेक्ट 3 मार्कर क्वेश्चन पूछा गया है। बुमरा टेम्पल 3 मार्कर डायरेक्ट क्वेश्चन है। रानी कमलापति पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। देन कंदरिया महादेव का टेम्पल, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। एंड रासनवा फेस्टिवल, अब ये ऐसे कुछ उल्लूल होते हैं जो कहीं कुछ किताब में मिलते हैं कुछ में नहीं मिलते, राइट। तो इस पे भी इन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं गाइस। तो समझो, देखो आप 3 मार्कर पे इतने सारे क्वेश्चंस इन्होंने पूछे। अब ये 3 मार्कर रहे आपके। 3 मार्कर के अलावा आप मेंस में भी देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज फैक्ट क्लियर कर देता हूं गाइस कि
प्रीलिम्स और मेंस कुछ नहीं होता है, बस फर्क इतना है कि प्रीलिम्स में हमें इंटेंसिवली फैक्ट्स पे ध्यान देना है, लेकिन एमपीपीएससी का जो मेंस है वो भी इंटेंसिवली फैक्ट्स प्लस समवट थ्योरी बेस्ड होता है। अगर आप फैक्ट्स यहाँ पे अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपका एमपीपीएससी के मेंस में भी आप फोड़ेंगे 100%, राइट। तो इसीलिए, और आर्ट एंड कल्चर में तो कुछ होता खास है नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, 2-3 लाइन आपको हर टॉपिक के बारे में मालूम होगी, आप आराम से लिख देंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं एमपीपीएससी के मेंस में। शॉर्ट नोट्स ऑन द बिल्डिंग्स ऑफ मांडू, ठीक है। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेम्पल्स ऑफ खजुराहो, यू कैन सी हियर। थ्रो लाइट ऑन द जबलपुर झंडा सत्याग्रह, राइट। डायरेक्ट ये देखिए 2016 के क्वेश्चंस है एमपीपीएससी के। स्केच द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बुद्धिस्ट साइट्स, जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। थ्रो लाइट ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मालवा पेंटिंग, डायरेक्ट आर्ट एंड कल्चर का डायरेक्ट क्वेश्चन है मालवा पेंटिंग्स पे। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप जब पढ़े ना तो आप सिर्फ दिमाग में ये मत सोचो कि अरे हमें तो सिर्फ प्री का पढ़ना है, क्योंकि आपके पास टाइम बचेगा ही नहीं। प्रीलिम्स आप लोग निकालेंगे 100%, लेकिन आपके पास टाइम बचेगा तब तो आप मेंस पे जा पाएंगे, ठीक है। वो 2 महीने में कुछ नहीं कर सकते, इसलिए अभी जो आपके पास टाइम है, अभी जो 1-2 महीने हैं, 4-5 महीने, 4.5 महीने काफी होता है, इसमें भी आप इंटेंसिवली थोड़ा प्री एज वेल एज मेंस पढ़िए, थोड़ा बहुत आंसर राइटिंग करिए तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, राइट। आप और भी क्वेश्चंस देख सकते हैं जैसे कि एमपीपीएससी में आए हैं। You can see here World Heritage Sites of Madhya Pradesh in brief. Direct question. Through light on the literary contributions of Jagnik. Jagnik सर के बारे में पूछ लिया इन्होंने। Then आप देख सकते हैं शॉर्ट नोट्स मालवा उत्सव के ऊपर इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। देन सेलिएंट फीचर्स उदयगिरी केव्स के ऊपर, डायरेक्ट मध्य प्रदेश, मेरे घर इसी के जस्ट पास में उदयगिरी केव्स, राइट। तो इस पे क्वेश्चन पूछ लिया है। फिर आप देखिए जी, थ्रो लाइट ऑन द प्रोमिनेंट हिस्टोरिकल टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ मध्य प्रदेश, डायरेक्ट हिस्टोरिकल टूरिस्ट प्लेसेस दैट ऑफ मध्य प्रदेश स्पेसिफिक ज्यादा पूछते हैं, तो इसलिए हम एमपी स्पेसिफिक ज्यादा ध्यान देंगे। लेकिन हाँ, शुरू की 7-8 क्लास 9 क्लास जो रहेंगी इंडियन आर्ट एंड कल्चर पर भी रहेंगी, क्योंकि मैं बेसिक्स बताने वाला हूँ कि टेम्पल्स, नागरा स्टाइल टेम्पल क्या होता है, आर्ट क्या होता है, कल्चर क्या होता है, बेसारा स्टाइल टेम्पल्स क्या होते हैं, जो साउथ में जितने सारे टेम्पल्स हैं वो क्या होते हैं, साउथ के द्रविडियन स्टाइल टेम्पल्स हैं तो वो क्या होते हैं, राइट। तो ये सारी की सारी तमाम चीजें हम लोग पढ़ेंगे। गांधार आर्ट क्या होता है, मथुरा आर्ट क्या होता है, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। अभी आप देखिए और भी क्वेश्चंस क्या है। गिव अ डिस्क्रिप्शंस ऑफ द मेन हिस्टोरिकल टूरिस्ट प्लेसेस मध्य प्रदेश की, ओके। राइट शॉर्ट ऐसे ऑन डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन मध्य प्रदेश, ओके। कितना तगड़ा क्वेश्चन है। डायरेक्ट टूरिज्म पे देखो, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन देखिए आप, रिपीटेडली क्वेश्चन वही पूछ रहे हैं। फिर प्रोमिनेंट बिल्डिंग ड्यूरिंग दी मुगल पीरियड, तो जितने बच्चों ने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। जैसे इन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा था कि डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जहांगीर, तो जहांगीर वाला पोर्शन हो गया। डायरेक्ट जहांगीर पे। अब इससे हमें ये पता चलता है कि वो रूलर अगर किसी चीज के लिए फेमस है, जैसे मान के चलिए डलहौजी, रूलर के बारे में बात करें तो डलहौजी एक ऐसा बंदा था, वाइसरॉय था, जिसने तगड़े तरीके से रूल करा था, ठीक है। हमारे इंडिया में काफी सारे रिफॉर्म्स लेकर आया था, तो उस पर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यूपीएससी में पूछा था, लेकिन एमपी में भी कि अगर कोई बंदा या कोई रूलर बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ही ज्यादा अति मचा रखा है, काफी ज्यादा फेमस था, उसने काफी कुछ चीजों का डेवलपमेंट करा था ना, तो आपसे पूछा जा सकता है। रानी रूपमती के बारे में पूछा जा सकता है, डायरेक्ट अकबर के बारे में भी पूछा जा सकता है कि अकबर ने किस तरीके के आर्ट एंड आर्किटेक्चर को डेवलप करा था। तो इस टाइप के तमाम क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आई थिंक दिस मच इज क्लियर टू यू गाइस। एनी डाउट टिल हियर? देखो अभी आपको प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के बारे में मैंने काफी कुछ अच्छे से बताया कि भाई क्या क्या है। यस एवरीवन, एनी डाउट? हिमांशु, पीयूष, बिबू जी, अनीता मैम, एनी डाउट टिल हियर? सर मेंस का भी आप ही पढ़ाओगे ना या फिर प्रीलिम्स? नहीं नहीं, देखो मैं इस तरीके से पढ़ाने वाला हूं ना कि इसमें आपको पूरा क्लब आउट हो जाएगा। आर्ट एंड कल्चर में कोई खास नहीं है, फैक्ट्स ही पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा आर्किटेक्चर हमें समझना होगा, तो मैं अंडरस्टैंडिंग बेसिस आपको पढ़ाऊंगा। देखो इट इज वेरी इजी फॉर मी कि मैं डायरेक्ट आप सारे बच्चों को भाई डायरेक्ट बता दूं कि देखो ये टेंपल यहाँ पर है, ये टेंपल यहाँ पर है, इस बंदे ने इसको बनाया है। लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको दूंगा ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ अब मैं इसको कोरिलेट कर पा रहा हूँ, इसको मैं अच्छे तरीके से पढ़ पा रहा हूँ, क्लब कर पा रहा हूँ। वो आपको समझने में और याद करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा, राइट? ठीक है एवरीवन, आई थिंक एवरीवन इज ओके गाइस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम अपनी नेक्स्ट राम कथा राम कथा तो नहीं है, खैर। तो देखिए, चूंकि हम आर्ट एंड कल्चर की बात कर रहे हैं, तो आप लोगों ने नाम सुना होगा आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर, खुद से सोचो कि आर्ट क्या होता है और कल्चर क्या होता है। कभी दिमाग में आया ये चीज? क्या होगा? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बोथ दीज वर्ड्स? व्हाट इज आर्ट, व्हाट इज कल्चर? जैसे कि हम देखते हैं
कल्चर क्या होता है? कल्चर एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है एज कंपेयर टू आर्ट। अगर आर्ट इतना सा है तो कल्चर इतना बड़ा है। तो आप कहेंगे सर कैसे? जैसे मान के चलिए कि हम एक जनजाति के बारे में बात करते हैं। अब जनजाति कोई पर्टिकुलर डांस करती है, मान के चलो रामलीला करती है, रामलीला डांस करती है, या फिर वो जनजाति पर्टिकुलर पेंटिंग बनाती है, पर्टिकुलर पेंटिंग, सिर्फ एक पेंटिंग बना रही है, तो वो क्या होगा जी? वो सिर्फ एक छोटा सा आर्ट होगा, आर्ट होगा, सिर्फ आर्ट होगा, क्योंकि वो एक अकेली पेंटिंग है तो वो आर्ट में जाएगा। लेकिन कल्चर क्या होगा? ऐसे होल जनजाति की रहने का स्टाइल, उसका पहनाव, उसका उड़ावा, उसका यू नो व्हाट, चलना चलना इन द सेंस कि उसकी जो मतलब हम बोल सकते हैं बोलने की स्टाइल हो गई, या फिर उनके फेस्टिवल्स हो गए, या फिर हम बोल सकते हैं वो जो डांस करते हैं, उनका जो फोक म्यूजिक होता है, या उनका खान पान होता है, ये सारा का सारा कल्चर में आता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हमारा इंडिया का जो कल्चर है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला कल्चर है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। हमारा कल्चर जो है सेक्युलर कल्चर है, क्योंकि यहाँ पर सारे फेस्टिवल्स प्यार से, प्रेम से, मोहब्बत से बनाए जाते हैं, राइट? तो कल्चर क्या होता है जी? अपने आप में एक बड़ा टर्म हो जाता है एज कंपेयर टू आर्ट। इतना समझ में आया? तो अगर आपसे 3 मार्कर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज आर्ट एंड कल्चर, तो आप लिख सकते हैं कि आर्ट इज ए क्रिएटिव एक्सप्रेशन ऑफ वंस एक्सपीरियंसेस, इमोशंस एंड अदर क्वालिटी, राइट? आर्ट क्या है यहाँ पर? एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन। अब क्रिएटिव एक्सप्रेशन में जैसे मान के चलिए कि आपने एक डांस करा, एक डांस होता है जो हम दाल चूड़ा डांस करते हैं, आप लोग करते होंगे बारात में, है कि नहीं? तो वो डांस है, वो हंसी मजाक मस्ती वाला और दोस्तों के साथ डांस करते हैं, राइट? लेकिन एक डांस कौन सा होता है जी? सोचो सोचो सोचो। तांडव डांस शिव जी ने करा गुस्से में आके, राइट? तो वो उनका क्रिएटिव एक्सप्रेशन हुआ। कुछ लोग पेंटिंग बनाते हैं, फनी बनाते हैं, क्यों? क्योंकि उनका मूड सही है। कुछ पेंटिंग बनाते हैं वो इतनी डेंजर होती है, देखने में लगता है कि अरे बाप रे, क्या क्या बात कही है इस पेंटिंग में, ये पेंटिंग कितनी प्यारी है, राइट? तो सोचिए, तो यहां पर क्या होता है ना, आर्ट में क्रिएटिव एक्सप्रेशंस देखने को मिलते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम कल्चर की बात करिए तो इट कंप्राइजेस ऑफ ए वाइड वैरायटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर्स, वाइड वैरायटी। आर्ट अपने आप में सिर्फ एक एक्सपेक्ट होता है कल्चर का, लेकिन कल्चर अपने आप में इवॉल्व होता है ह्यूमन कैपेसिटी में। क्रिएटिवली और इमेजिनेटिवली हम लोग इवॉल्व करते हैं। जैसे हमारा रहन सहन कैसा है, ठीक है? हमारा इंडियन का रहन सहन, इंडियन लोगों का रहन सहन, तमिलियंस को देखो वो लुंगी में रहते हैं, ठीक है? आप अरब साइड जाइए तो उनका कल्चर कैसा है जी? उनका रहन सहन किस तरीके का है कि नहीं? वो पूरा ऊपर से लेके नीचे तक ढक के रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे रेत बहुत उड़ती है, राइट? वो हमारे जैसे टी शर्ट पहनेंगे जेब में, तो जेब में हवा चलेगी रेत वाली, वो जेब जेब में भर जाएगी। घर पहुंचे तो 1 किलो की जेब हो गई, राइट? तो इस तरीके का कल्चर, कल्चर और आर्ट में बस इतना सा डिफरेंस है। ये सब आपके लिए है, आप लोगों को ये स्लाइड्स अपलोड हो जाएंगी तो आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं, राइट? अब हम बात करते हैं जी सिविलाइजेशन के बारे में। सिविलाइजेशन क्या होता है गाइस? आप लोगों ने सुना होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन, देखिए आप, एक्चुअली में ये एक सोसाइटी है जो कि डेवलप हो जाती है, ठीक है? और इसकी स्टाइल इतनी ज्यादा फेमस हो जाती है सिविलाइजेशन की कि इसको पढ़ा जाता है। क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि इनका वर्शिपिंग क्वालिटी, वर्शिपिंग स्किल्स अगर हम देखें, इनके जो टेंजिबल आर्ट्स हो गए, टेंजिबल, टेंजिबल बताऊंगा मैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल क्या होता है, डोंट वरी, ठीक है? इनका जो कल्चर हो, टेंजिबल मींस जिनको हम टच कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए टेंजिबल में मैं मेरे सामने खजुराहो टेम्पल है तो मैं उसको जाके टच कर सकता हूँ, वो टेंजिबल हो गया। लेकिन इनटेंजिबल क्या हो गया कि यहाँ पर जो लोग डांस करते थे उसको हम टच नहीं कर सकते, बस फीलिंग्स देख सकते हैं, सिर्फ देख पा रहे हैं, राइट? तो वो इंटेंजिबल में आता है। बस इतनी छोटी सी चीज है और कुछ खास नहीं है। तो सिविलाइजेशन अपने आप में एक बड़ा टर्म है, याद रखिएगा। और कोई भी पर्टिकुलर एरिया जो काफी ज्यादा फेमस हो जाता है, वहां का कल्चर फेमस हो जाता है, आर्ट फेमस हो जाता है, तो उसको हम सिविलाइजेशन बोलते हैं। दैट इज वाई वी रीड अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन, हजारों साल पुरानी सिविलाइजेशन, राइट? तो सिविलाइजेशन, ये वर्ड क्लियर हो गया। आर्ट क्या है, कल्चर क्या है, सिविलाइजेशन क्या है। अब हेरिटेज हमें समझना है कि हेरिटेज क्या होता है। हेरिटेज सुना है तुम लोगों ने, वर्ड यूज करा है कि हेरिटेज क्या है? देखो ये हमारा हेरिटेज है, धरोहर हम बोलते हैं, राइट? विच समथिंग विच इज वेरी फेमस, धरोहर हम इसी को तो बोलते हैं, विच इज वेरी फेमस, जहां से रेवेन्यू जनरेट होता है। ताजमहल हमारा एक हेरिटेज है, ठीक है? आप देखिए भोपाल आएंगे तो भोपाल में जो, भोपाल के आसपास आप देखेंगे मंडीदीप के आसपास ये देखने को मिलेगा भीमबेटका केव्स। ये हमारी हेरिटेज है कि दुनिया की सबसे पुरानी पेंटिंग्स वहां पर देखने को मिलती है। तो वो क्या हो गया? हेरिटेज हो गया, राइट? तो याद रखना है हेरिटेज, द समथिंग विच वी इनहेरिट, इनहेरिट फ्रॉम आवर प्रीडेसेसर्स,
गाइस अभी आप लोगों को सिर्फ सुनना है, क्लास के लेक्चर्स को सिर्फ सुनो, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो लिख लो, नोट डाउन करो, लेकिन अभी आप ध्यान से सुनो, पूरे फोकस के साथ आपको सुनना है, क्योंकि ये क्लासेस रिकॉर्डेड है, आप फिर से भी सुन सकते हो, नोट्स आप लोगों को अपलोड कर दिए जाएंगे, सो जस्ट चिल, ठीक है, इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, लेकिन अभी ध्यान से सुनो आप लोग जितना भी पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग। ये सब चीजें तो एग्जाम ओरिजिनल की बुकलेट्स पहुंच जाएंगी आपके पास, पहुंच रही हैं अब, जो जो जिन जिन बच्चों ने सब्सक्राइब करा है, तो ऐसे करके काफी सारी ये बुकलेट्स हैं आपके, आप तक पहुंच जाएंगी, फिर मैं स्लाइड्स में सब कुछ दे ही रखा हूं, तो ये अपने आप में एक नोट्स है, राइट। लिखना चाहो तो इनको लिख सकते हो, लेकिन मेन मेन पॉइंट्स ही लिखना है। नोट्स मेकिंग क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा कि कितना लिखना होता है। देखो मैं बता देता हूँ नोट्स क्या होता है। देखो नोट्स, जैसे आप कोई किताब पढ़ रहे हो, उसके 10 पन्ने, अब 10 पन्नों को तुम कैसे 1 या 1.5 पन्ने 2 पन्ने में समराइज करते हो, वो होता है नोट्स। कई बच्चे होते हैं वो किताब की एक और दूसरी किताब बना देते हैं, तो आपको दूसरी किताब नहीं बनाना है, आपको 10 पन्ने इस तरीके के 10 पन्ने को इस तरह से समराइज करना है, 10 पेजेस को इस तरह से समराइज करना है कि आप एग्जाम देने के 2 दिन पहले 4 दिन पहले आप उन सारे नोट्स को 2 घंटे 5 घंटे में पढ़ लो। जैसे आर्ट एंड कल्चर का है तो 2 घंटे में आप उसको खत्म कर लो। अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री को भी आप इस तरीके से 50-100 पेज में लिखो कि भाई वो हिस्ट्री को भी, मैंने भेजा भी था शायद हमारे ज्योग्राफी वाले ग्रुप पे, तो इस तरीके से आप सारे के सारे बच्चे मतलब देख सकते हैं। मैं आप लोगों के ग्रुप पे अर्जुन बैच में भी भेज दूंगा, डोंट वरी, राइट। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अब हम बात करें इंडियन कल्चर। देखिए हमारा इंडियन कल्चर जो है ना, ये एक मॉडल पे बेस्ड है। इंडियन कल्चर जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, इवन एमपी कल्चर इस मॉडल पे बेस्ड है जिसको हम बोलते हैं मल्टी कल्चरल मोज़ैक। मल्टीकल्चरल मोज़ैक, मल्टीकल्चरल मोज़ैक वर्ड तुम लोगों ने सुना होगा। जैसे आप इंडिया को देखेंगे ना, तो ये हमारा भारत देश महान है। आप देखिए कितने प्यारे तरीके से इसमें भारत की हर मतलब अलग 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 जाति जनजाति रिलीजन सब कुछ, टेम्पल्स, हिंदू के टेम्पल्स, मुस्लिम्स के टेम्पल्स, पारसीज के टेम्पल्स, लोटस टेम्पल, ये सब कुछ देखने को मिलता है। और अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, भांति भांति के लोग रहते हैं। आप हर 10-20 किलोमीटर में जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा टोन चेंज हो जाती है, लोगों का बोलने का तरीका चेंज हो जाता है। तो इसलिए हम भारत को बोलते हैं मल्टीकल्चरल मोज़ैक। मोज़ैक का मतलब होता है टाइल्स। जैसे आप लोगों के घर में लगते हैं ना टाइल्स, टाइल्स क्या होता है जी, आप दूर से टाइल्स को देखेंगे ना, बड़ा डिजाइनदार बड़ा खूबसूरत लगेगा, लेकिन जैसे ही आप पास जाके देखेंगे तो उस टाइल्स में क्या देखने को मिलेगा, छोटे छोटे ब्लॉक्स, राइट। इस टाइप से देखिए आप, 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक, इस तरीके से अलग 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 छोटे छोटे ब्लॉक्स देखने को मिलेंगे, लेकिन दूर से देखोगे तो बड़ा खूबसूरत लगेगा। ऐसा होता है कि नहीं? तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं जी मल्टीकल्चरल मोज़ैक मॉडल। तो हमारा कल्चर कैसा है ना, समय के साथ साथ अडेप्ट होता रहता है। हमारा कल्चर सिंक्रेटिक है। सिंक्रेटिक का मतलब ये होता है कि लोग आते गए, कारवां बसता रहा। हमारे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। आप लोग जो मंदिर देखते हो, जो मंदिर बन रहे हैं, तो मंदिरों में भी एक इस्लामिक टच देखने को मिलेगा। जैसे गुंबज बन गई, तो वो गुंबज हमारा खुद का नहीं था, वो इस्लामिक आर्किटेक्चर है। जैसे छज्जे हैं, तो छज्जे हमारा नहीं था, ईरानियंस पर्सियंस आए, उन्होंने आके डेवलप करा। तो इस तरह से अलग अलग जगहों पे अलग अलग टेम्पल्स का डेवलपमेंट होता है, अलग अलग आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट होता है। तो हमारा इंडिया का जो कल्चर है सिंक्रेटिक है, डाइवर्स है और काफी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, और हम लोग समय के साथ साथ डेवलप होते जाते हैं। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। अभी तक यहां पर सब कुछ क्लियर है कि नहीं है गाइस, बताइए। यस, एनी डाउट टिल हियर? एनी डाउट प्लीज टेल मी। बताइए, कोई भी डाउट हो। हनी समझ में आ रहा है? पूजा, मेघना, इसरत, अदिति, उपासना, ज्ञानवी जी, कोई भी डाउट? यहां तक होने ही नहीं चाहिए, मतलब इट इज वेरी क्लियर, राइट। आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस क्लास। अभी देखो धीरे धीरे और मजा आएगा। एंजॉय तो अभी कर ही नहीं है, हाँ, ठीक है। इसको क्लास की तरह तो लो ही मत, इसको देखो कि हाँ एक सड़ी थी नहीं, अच्छी सी वेब सीरीज चल रही है, ठीक है। एक काफी इंटरेस्टिंग वेब सीरीज चल रही है, और सामने एक बंदा है, वही हीरो है, वही विलन है, और वही नाचेगा, वही डांस करेगा, वही हमें पढ़ाएगा, ठीक है। और काफी इंटरेक्टिव तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्लीज कॉपरेट, बढ़िया तरीके से हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब हम घुस रहे हैं इस सब्जेक्ट के अंतर्गत। देखिए, जो आर्ट एंड कल्चर होता है ना, इस सब्जेक्ट को अपन 2-3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। जनरली 3 तरह से डिवाइड करा जाता है। एक होता है विजुअल आर्ट्स। विजुअल मींस जिन चीजों को हम देख सकते हैं, राइट। जैसे फिर से ताजमहल, उसको हम देख सकते हैं, तो वो विजुअल आर्ट में जाएगा। दूसरा होता है परफॉर्मिंग आर्ट्स, जैसे परफॉर्म करते हैं, भरतनाट्यम, ब्रेक डांस, कथकली,
ठीक है, ऐसा होता है ना, ठीक है, डांस होता है, बड़ा बड़ा प्यारा लगता है। अलग अलग कल्चर से क्लासिकल डांस हो गए, फिर मिसलेनियस आर्ट्स हो गए। अब विजुअल आर्ट्स में क्या होता है जिनको हम देख सकते हैं, तो आर्किटेक्चर्स, स्कल्पचर्स, तीसरा पॉटरीज, जैसे कि जो भी हमारे यहाँ के रेडवेयर पॉटरी, पॉटरी मीन्स घड़े हो गए, कलरफुल तरीके से बने हुए हैं। पेंटिंग्स हो गई, जो भी आप देखते हैं, एमएफ हुसैन की देखी होगी, राइट? नहीं देखी, चलो, तो ऐसे ही वाइल्डली पेंटिंग्स हो गई, ऐसे करके तमाम सारी पेंटिंग्स है, राइट? तो उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। विजुअल आर्ट्स हो गए। अब हम बात करेंगे परफॉर्मिंग आर्ट्स। परफॉर्मिंग मींस जो परफॉर्म करे जाते हैं, जैसे म्यूजिक हो गया, ठीक है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना, फ्लूट प्ले करना, राइट, हारमोनियम प्ले करना, तबला प्ले करना, फिर इनके काफी इंपॉर्टेंट फेमस पर्सनालिटीज हो गई, फिर डांस फॉर्म्स, ठीक है, थिएटर हो गया, ड्रामा हो गया, ड्रामा जो करते हैं ना लोग, इंडियन पपेट्री पहले के समय में चला करता था, अब तो सिनेमा हॉल आ गए तो पपेट्री धीरे धीरे बंद हो रही, लेकिन इंडिया की कुछ पपेट्री काफी ज्यादा फेमस है। फिर भारत के सर्कस भी परफॉर्मिंग आर्ट में आ जाता है। देन मिसलेनियस में आप देखेंगे रिलीजन के बारे में पढ़ा, लैंग्वेज के बारे में, इसमें ज्यादा कुछ खास आता नहीं है। इसमें मेन क्वेश्चंस आते हैं फिलोसफी से, ठीक है। एक आध बार क्वेश्चन आया कैलेंडर से कि हम लोग कौन सा कैलेंडर फॉलो करते हैं, सका एरा का, राइट, कुछ फेस्टिवल्स हो गए, ठीक है। फिर इसमें और खास कुछ लिटरेचर से क्वेश्चन आ गए, कालिदास के कौन कौन से लिटरेचर थे, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। इसमें बस इतना ही है, राइट। या कैन सिविलाइजेशन बी कॉल्ड हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कल्चर? यस, यू कैन कॉल, राइट, बिल्कुल कॉल बोल सकते हैं, क्योंकि कल्चर को मिला के ही एक सिविलाइजेशन बनती है, मानसू, आप समझ रहे हो, ठीक है। अगर हम कल्चर वहां का देख रहे हैं और वो कल्चर स्टेबल है, काफी समय से चलता आ रहा है, तो वो क्या बना देगा जी, वो बन जाता है सिविलाइजेशन। जैसे हमारा रायसेन का हम लोग कल्चर तो नहीं बोलेंगे ना, सॉरी, रायसेन सिविलाइजेशन तो बात नहीं करते, इंडस वैली, उस रीजन को आप देखेंगे ना ऐसे होल, अभी मैं उसके बारे में बात करूंगा, डोंट वरी, ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। खैर, अब हम बात करते हैं जी इंडिया के बारे में, थोड़ा बहुत आज हम अभी थोड़ा बेसिक बेसिक समझेंगे। आज की क्लास ज्यादा हमें लोड नहीं लेना है, माथे पे नहीं लेके जाना है कि अरे सर ने इतना सारा पढ़ा दिया, आज नहीं, कल से हम पढ़ना चालू करेंगे, फैक्ट्स पढ़ना चालू करेंगे। अभी आप टीचर से फेमिलियर हो जाइए, ठीक है। देन नाउ वी मूव ऑन टू द कल्चर, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इंडिया, दैट इज भारत। आपने ये नाम सुना ही होगा, ठीक है, इंडिया दैट इज भारत, आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है। अब इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। पहला नाम है भारत गणराज्य, लिखा हुआ है ना, भारत गणराज्य, भारत गणराज्य, गणराज्य, ठीक है। भारत वर्ष या जम्बू द्वीप भी हम भारत को बोलते हैं। तो आपसे पूछा है कि जम्बू द्वीप किसको बोलते हैं, तो भारत को ही बोलते हैं। इवन हमारे भारत के अलग अलग रीजनल नेम्स है। रीजनल नेम्स में एक है सप्त सिंधु, ठीक है, सप्त सिंधु। एक है आर्यवर्ता, क्योंकि आर्यंस यहां पर आए, आर्यवर्ता, क्योंकि आर्यंस यहां पर आए। और एक हो गया मध्य देश, मध्य देश, ठीक है, मध्य देश भी हम लोग बोल देते हैं। तो ये हमें थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। अब देखिए, बेसिक सी चीज बात करी जाए तो इंडिया जो था किसका पार्ट था, गोंडवाना लैंड का। एमपीपीएससी में ये पूछा गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे बच्चे देखेंगे। जो बच्चा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फॉलो नहीं करेगा, भाई आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मैं लिख के दे रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं। जो बच्चा सिलेबस को नहीं देखेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को खुद से एनालाइज नहीं करेगा, भाई आपका सिलेक्शन 100% नहीं होगा, क्योंकि इफ यू आर वर्किंग विदाउट प्लान, और इसका मतलब यही है कि यू आर प्लानिंग टू फेल, और मैं नहीं चाहता कि आप लोग फेल हो, राइट। तो हमारा जो भारत देश था वो किसका पार्ट था जी, गोंडवाना लैंड का पार्ट था, राइट। इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं कहां कहां से। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, वैदिक कल्चर के बारे में थोड़ा थोड़ा, जो आर्ट एंड कल्चर वाला टॉपिक है, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि हिस्ट्री का पोर्शन है वैसे, लेकिन हमें आर्ट एंड कल्चर के रिस्पेक्टिव हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। फिर जैसा कि मैंने बताया कि भारत कैसे बना, तो भारत, कई सारे लोग आते गए भारत में, ठीक है, लोग आते गए कारवां बसता गया, लोग आते गए कारवां बसता गया, यही हुआ ना भारत में। तो आप देखेंगे इंडो ग्रीक्स आए, कुषाण आए, पार्थियंस आए, अरब्स आए, टर्क्स आए, पर्सियंस आए, फिर कई सारे यूरोपियन लोग भी आए। तो ये सारे के सारे लोग आए और भारत बसता गया। फिर कई बार क्वेश्चंस पीएससी में पूछ लिए जाते हैं फिलोसफीज पे। गाइस, फिलोसफीज क्या होती हैं? देखिए, ये हमारे इंडिया का एक इनहेरेंट, मतलब हम बोल सकते हैं कि एक टाइप ऑफ थिंकिंग डन बाय एन नंबर ऑफ डिफरेंट पीपल्स, जिनमें से स्पेशल जो फेमस हैं, जिसपे क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कपिल साहब ने दिया, कपिल, ये वो वाले कपिल नहीं है, बॉलर क्रिकेटर, कपिला। सांख्य फिलोसफी कपिल जी के द्वारा दी गई थी। देन योग फिलोसफी पतंजलि के द्वारा, न्याय फिलोसफी गौतमी के द्वारा, ये नाम सुना होगा तुम लोगों ने। मीमांस फिलोसफी जय
मिनी जी के द्वारा दी गई, एंड वेदांत बाय आदि शंकराचार्य। अब इस तरह से इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इंडिया में कई सारी फिलोसफीज है, थोड़ा बहुत हम इस पे भी डेप्थ में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ। देखो, तुम्हें याद कैसे करना है, तुम लोगों को सिर्फ पढ़ना नहीं है, तुम्हें एग्जाम निकालना है। वो एग्जाम कब निकलेगा, जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं वो सारी की सारी चीज बिल्कुल दिमाग में फिट एंड फाइनल बैठ जाए। कैसे बैठेगी, जैसे सांख्य फिलोसफी कपिल साहब के द्वारा दी गई। ऐसे याद रखो कि कपिल साहब बॉलर थे, ठीक है, नहीं क्रिकेटर थे, बॉलर थे, ठीक है। रन कितने सारे बनाते थे, और रन हम किस में पढ़ते हैं, संख्या में पढ़ते हैं, इसलिए सांख्य फिलोसफी बाय कपिल, कपिल मुनि, राइट। अब ऐसे ही देखेंगे योगा, तो पतंजलि, इसका तो बिल्कुल मतलब जन्मों जन्मों का नाश जन्मों जन्मों का रिश्ता है। देन न्याय फिलोसफी बाय गौतमी। अब ऐसे याद रखो कि गौतम बुद्ध जी न्याय करते थे, इसलिए गौतमी जी ने न्याय फिलोसफी चालू करी। ऐसे ही आप देखेंगे नेक्स्ट फिलोसफी मीमांस फिलोसफी बाय जेमिनी। अब जेमिनी ऐसे याद रखो कि जेमिनी मींस जैन मुनि, तो जैन मुनि जी ने मीमांस फिलोसफी को स्टार्ट करा था। कौन सी फिलोसफी, मीमांस, मांस, मांस नहीं खाएंगे, और मांस खाते भी नहीं है जैन मुनि जी, तो जेमिनी मीमांस फिलोसफी, ठीक है। ऐसे ही आप देखेंगे जी वेदांत, वेदों का अंत किसने करा, जो आदि शंकर है। तो शंकर जी दुनिया को भी नष्ट कर सकते हैं, अंत कर सकते हैं, अगर तुम ज्यादा कलयुग में उदम मचाओगे। ऐसे ही आदि शंकराचार्य ने वेदांत की फिलोसफी दी। इस तरह से याद रखा करो, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाओ, और भी छोटी छोटी चीजें तुम लोग पढ़ोगे, और इन सारी चीजों को ट्रिक्स के साथ, छोटी छोटी ट्रिक्स के साथ याद करने की कोशिश करिएगा, राइट। ऐसे ही काफी सूफी ट्रेडिशन, भक्ति ट्रेडिशंस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। खैर, रीजनल डाइवर्सिटीज पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ट्राइब्स हो गई, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोगों ने नॉर्थ ईस्ट की ट्राइब्स पढ़ी होंगी, गारो, खासी, जैंतिया ट्राइब्स, राइट, या फिर चेचू ट्राइब्स, भील ट्राइब्स, डोगरी ट्राइब्स, मध्य प्रदेश की भी कई सारी ट्राइब्स हैं, गोंड ट्राइब हो गया, राइट, लद्दाखी नागा ट्राइब्स हो गया, बोडो ट्राइब, मिसमीस ट्राइब्स। तो इन पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई कौन सी ट्राइब्स कहां से, तो हम लोग इस पे भी बात करेंगे। पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में भी हम थोड़ा बहुत बात करेंगे, राइट, ठीक है। तो जस्ट चिल, जस्ट एंजॉय ऑल दीज थिंग्स। फेस्टिवल्स पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, यू नो वेरी वेल, इंडिया इज ए लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। म्यूजिक्स पे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि भाई म्यूजिक कहां से आया है, तो नाट्य शास्त्र। अभी मैं बता रहा हूं कि किस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं, नाट्य शास्त्र से म्यूजिक का जन्म हुआ है, राइट। तो थिएटर, डांस, म्यूजिक, ये सब कहां से आया, नाट्य शास्त्र से आया। हिंदू डिवोशनल म्यूजिक जैसे ध्रुपद गॉट ट्रांसफॉर्म इनटू ध्रुपद राग, तो राग के बारे में क्वेश्चन लास्ट टाइम ही आया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो आप लोग। जो लोगों को लग रहा होगा ना कि सर हवा में बात कर रहे हैं, तो हवा में बात नहीं करता मैं पढ़ के आता हूं, ठीक है, पूरे अच्छे तरीके से मैं देख के आता हूं, फिर मैं पढ़ाता हूं कि भाई कहां से क्वेश्चन आया है। हर टॉपिक, जो भी मैं टॉपिक पढ़ाता हूं ना, मुझे मालूम होता है कि इस टॉपिक से कहां से क्वेश्चन आया है, इसलिए ये स्लाइड्स बनाई गई है कि आपको बताऊं कि देखो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। अब यहां से आप समझ पा रहे हैं कि किस तरह से आपको पढ़ना होगा। जैसे ख्याल गायन है, तो ख्याल क्या है वो आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा, तो ख्याल इज ए टाइप ऑफ सिंगिंग, राइट। आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कौन कौन बंदे थे जिन्होंने राग की डेवलपमेंट करी थी, तो तानसेन हो गया, आमिर खुसरो हो गया, डायरेक्ट दोनों पे क्वेश्चन आया है, तानसेन पे और अमीर खुसरो पे, राइट। हारमोनियम, ऐसे करके इंडिया के कौन से क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कौन से वाद्य यंत्र हैं जो हवा से बजते हैं, कौन से वाद्य यंत्र हैं जो बजाने के बाद बजते हैं, राइट। तो इस पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। इंडियन कल्चर के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं, जैसे कि आप देखेंगे जी कल्चर में पुराण के बारे में, शस्त्र के बारे में, स्मृतिज के बारे में, ये सब हिस्ट्री का पार्ट है। खैर हिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे, बट द थिंग इज दैट कि इन सब के बारे में मालूम होने चाहिए कि भाई कौन बंदा, जैसे मान के चलो कालिदास। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर में, कालिदास है, तो कालिदास ने मेघदूत लिखी या फिर कोई किताब लिखी, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सुश्रुत ने कौन सी किताब लिखी, ठीक है। चरक ने क्या लिखा, चरक संहिता लिखा। सुश्रुत ने, शूद्रक ने क्या लिखा, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। विशाख दत्त ने क्या लिखा, भाष्य ने क्या लिखा, भाभूति ने क्या, कौन कौन सी किताबें लिखी, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इवन साइंस से भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आर्यभट्ट पे डायरेक्ट एक बार क्वेश्चन आया था, बराहमीर पे आ जाते हैं। तो आर्यभट्ट ने भाई वही बताया कि किस तरीके से अर्थ जो है घूमता है, अर्थ मूव करता है अराउंड दी सन, किस तरह से रिवॉल्व करता है, किस तरह से रिवॉल्व करता है और रिवोल्यूशन करता है, ठीक है, रोटेशन करता है, सॉरी रोटेशन करता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इवन आयुर्वेद पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि भाई आयुर्वेद का मेन बंदा कौन है, हीरो कौन है, तो चरक साहब, इन्होंने किताब लिखी सुश्रुत, सुश्रुत संहिता, राइट। ऐसे ही मैथमेटिक्स में शून्य करके किताब बहुत ज्यादा फेमस है। इवन भास्कर साहब ने, आप पूछ लेंगे डायरेक्ट कि मेंसुरेशन की थ्योरी किस बंदे ने दी, प्रीलिम्स में पीटी में डायरेक्ट पूछेंगे, तो भास्कर लीलावती साहब ने दी थी, बस बात खत्म हो गई। आपसे पूछ लिया जाएगा भैया वैल्यू ऑफ पाई किसने दी थी, किसने कैलकुलेट करी थी, बुद्धायन ने।
BUDHYANA, ठीक है, इंडिया से कौन बनता था, इसने कैलकुलेट करके बताया, तो बुद्धायन। इस तरह से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इवन क्वेश्चंस एजुकेशन पे आए, जो इंडियन क्षेत्र है, अभी हम इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, फिर हम एमपी के बारे में भी बात करेंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन कि वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी, तक्षशिला। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में नालंदा को किसने बनाया, और कौन सा ट्रैवलर था जो नालंदा घूमने गया था, मस्त चिल करने गया था, ठीक है, सैर करने गया था, तो वो थे ह्यूंग साहब, ठीक है। इवन आर्यभट्ट साहब भी गए थे, राइट। तो आर्यभट्ट साहब भी नालंदा में स्टे करे हैं। खैर, फिर एडुकेशन पे भी क्वेश्चन आया है, पहला रिपब्लिक क्या है एंड ऑल ना। कोई जैसे आप देख पा रहे हैं, कुछ जैसे अभी आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स हो गए, इंपॉर्टेंट वाइसरॉयज हो गए। अब इन्होंने कुछ अच्छा करा है तो इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अच्छा नहीं तो बुरा करा है तो इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। कुछ इन्होंने डेवलपमेंट करा है किसी पर्टिकुलर क्षेत्र का, शहर का, तो वो जब भी आप पढ़ो ना, तो थोड़ा सा ध्यान देना कि हाँ, इस पे पीटी में क्वेश्चन आ सकते हैं। द थिंग इज दैट गाइस, कि आप लोग होलिस्टिकली ये समझो कि हमें जो भी पढ़ना है बहुत अच्छे से पढ़ना है, गुणवत्ता के साथ पढ़ना है, कंसंट्रेट होकर पढ़ना है। हमें ये मालूम होना चाहिए कि कहां से किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर आपके दिमाग में ये आ गया कि कहां से 3 मार्कर क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहां से 5 मार्कर बन जाएगा, कहां से 11 मार्कर बन जाएगा, यहां पर आपको ये समझ में आएगा कि हमें क्या पढ़ना है। ये तो समझ में आए, लेकिन तुम्हें ये भी समझ में आएगा हमें क्या नहीं पढ़ना है। एंड बिलीव मी, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हमारे लिए, यहां पर इवन पढ़ाना कि क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं किताब में कितना सारा कंटेंट है, कितना सारा डेटा है, क्या सबको याद रहता है? हमें तो एग्जाम की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, और एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही हमें पढ़ना है। समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, तो इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे ना, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। यस, यस, राम सिंह परिहार क्या बोल रहे हैं, विशाखदत्त मुद्रा से भी आया फिल्म। हाँ, वो आया है, तभी तो मैंने लिखा हुआ है, राइट, इसलिए तो लिखा हुआ है ना। खैर, तो ये हो गया वारन हेस्टिंग्स, उन्होंने कोडिफाई करा था हिंदू लॉस, इसलिए फेमस है, ठीक है। वेंटिक साहब, इन्होंने वही फीमेल्स इन्फेंटिसाइड, सती प्रथा, इन सबको खत्म करा था। बड़ा बंदा था, मतलब मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट करा था, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज बनाया था, राइट। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कॉर्नवालिस से तो भाई इसने शरीयत लॉ को अबॉलिश कर दिया था, समझ रहे हो, अंग्रेजी लॉ खुद लेकर आए थे कॉर्नवालिस साहब, इसलिए तो बोले जाता है ना, तू भाई कॉर्नवालिस की औलाद है क्या, इस तरह से बोलते हैं ना, अगर कोई ज्यादा इंग्लिश बोलता है। देखा है तुम लोगों ने द लीजेंड ऑफ भगत सिंह मूवी, राइट। खैर, तो कॉलोनियल इंडिया में जैसे डलहौजी साहब थे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट थे, बंदा था, इसने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से बनाया था। तो इस तरह से जब भी आप पढ़ो ना, हालांकि ये हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन कुछ जो जो चीजें आर्ट एंड कल्चर में भी आ जाती हैं, जो कल्चर का पार्ट होती हैं, तो कुछ आर्ट में तो हिस्ट्री और कल्चर थोड़ा सा कोरिलेटेड है। जब आप एमपी हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें भी कुछ लोकेशंस आएंगी, तो वो भी कोरिलेटेड है, ठीक है। इतना समझ में आ जाना चाहिए। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू गाइस, ठीक है। अब देखिए, यस, एनी डाउट टिल हियर? हाँ, रपिंदर, यस रपिंदर, समझ गया मैं, हाँ, ठीक है, ओके। एनी डाउट टिल हियर? एनी डाउट प्लीज गाइस, जो न्यू कमर्स हैं आप लोग भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, कोई भी डाउट हो कि हाँ सर। और इवन आप लोग भी बता सकते हैं कि सर आप इस तरह से समझाइए। मेरी क्लास में डेमोक्रेसी सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं यहाँ पर कमरे में बैठ के पढ़ा रहा हूँ, एक बंद कमरे में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये कैमरा, मैं बार बार बोलता हूँ, ये कैमरा एक्सप्रेशन नहीं देता है, ठीक है। इसलिए कोई भी जैसे डाउट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो। कभी कभी हम फ्लो में देख नहीं पाते, लेकिन जैसे टाइम मिलता है ना, तो हर 15 मिनट में, 10 मिनट में हम देख लेते हैं। नए बच्चों से बोल रहा हूं, जितने भी बच्चे हैं, रितिका जी, ज्ञानवी, आनंद भाई, पीयूष जी, नो डाउट, राइट। चलिए, कोई बात नहीं, अब हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा और पोर्शन हम पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हमारे इंडिया के कल्चरल साइट्स कौन कौन सी हैं। जैसे कल्चरल साइट्स नहीं, सॉरी, नेशनल सिंबल्स कौन कौन से, फ्लैग। अब फ्लैग में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आर्ट एंड कल्चर में, कि भाई फ्लैग कमेटी में कौन कौन लोग थे, तो ये मालूम होना चाहिए, राजेंद्र प्रसाद जी थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। अब ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, याद करो, प्रीवियस ईयर 2019 का क्वेश्चन पेपर देख लेना। अबुल कलाम आजाद, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। सरोजनी नायडू, डायरेक्ट इन पे क्वेश्चन पूछा गया है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, डायरेक्ट डायरेक्ट। सी राजगोपालाचारी जी भी थे, के एम मुंशी भी थे,
और डायरेक्ट एक और क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? अम्बेडकर साहब। सोच लीजिए आप, ठीक है। तो इसलिए इस तरह से हमें क्वेश्चन पढ़ना है। जैसे हमने देखा ना कि उन्होंने कमेटी पे क्वेश्चन पढ़ा, तो दूसरी भी कमेटी थोड़ा बहुत पढ़ लो जो इंपॉर्टेंट है, राइट। फ्लैग कमेटी में ये 4-5 लोग थे, इंपॉर्टेंट है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया बिल आया था, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो भी रेस्ट्रिक्शंस थी और पूरी की पूरी हटा दी थी। अब इंडिया में जो स्पेसिफिकेशन है कि फ्लैग का कितना साइज होना चाहिए ऊपर और कितना नीचे होना चाहिए, कितनी स्पोक्स होनी चाहिए, ये जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड डिसाइड करता है। ब्यूरो, BUREAU ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसको बोलते हैं BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। और इनको जो फ्लैग्स हैं, इनको बनाने का मेन जो अथॉरिटी किसके पास में? KBIC, खादी विलेज इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये हमें याद रखना है। 2-3 चीजें हैं बस जो फ्लैग से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है नेशनल सिंबल्स पे, जिनमें से यहां पर आप देख पा रहे हैं एम्बलम, राइट। जो लायन कैपिटल है अशोक का, सारनाथ में काफी ज्यादा फेमस है। ये जो है 4 अलग अलग शेर दिखाता है, 1 2 3, और एक पीछे भी है जो दिखता नहीं है। क्या दर्शाता है? ये 4 कार्डिनल डायरेक्शंस को दर्शाता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। देख लो आप लोग। अब आप देखेंगे यहां पर भी जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, यहां पर भी जो है कुछ जानवर बने हुए हैं। तो कौन से जानवर किस तरफ है? तो लायन ऑन द नॉर्थ साइड, एलिफेंट, ठीक है, ईस्ट साइड, हॉर्स साउथ साइड, बुल वेस्ट साइड। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे, मिट नहीं रहा है अभी आज। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कौन कौन से जानवर नीचे बने हुए हैं। डायरेक्ट हॉर्स, ठीक है, फिर एलिफेंट, देन आप देख पा रहे हैं जी बुल, ये रेड बुल नहीं है, बुल। देन एक और जो बना है लायन, राइट। तो इसको बोलते हैं सारनाथ का लायन कैपिटल। क्या लिखा हुआ है इसके नीचे? सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ठीक है। फिर ये क्या बना हुआ है? तो इसको बोलते हैं धर्म चक्र बना हुआ है, धर्म चक्र बना हुआ है, धर्म चक्र, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बेस क्या है? तो लोटस बेस है। खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें इतना मालूम होना चाहिए। इवन यहां से क्वेश्चन आए हैं कि भाई जनगण मन किसने लिखी है? तो टैगोर साहब ने लिखी है। कौन से सेशन में इसको पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले सेशन में इसके बारे में बात हुई थी या इसको सुनाया गया था? तो वो था 26th सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, याद रखिएगा, ठीक है। किसने अटेंड करी थी जी? तो याद रखना है किंग जॉर्ज पंचम, ठीक है। कितनी स्टैंजा है? तो 5 स्टैंजा है और 52 सेकंड के तहत मतलब अंतर्गत इसको खत्म करना है। जैसे मेरे को 1 घंटे में एक क्लास खत्म करना होता है, ऐसे ही जन गण मन को भी खत्म करना पड़ता है, राइट। अब हम बात करें वंदे मातरम, किसके द्वारा लिखा गया था जी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय साहब के द्वारा। किनके द्वारा जी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये याद रखना है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वंदे मातरम क्या है? तो ये नेशनल एंथम जनगण मन है, लेकिन नेशनल सॉन्ग जो है वो है वंदे मातरम। अब ये जो वंदे मातरम आई है, ये कहां से उठाई गई है, कहां से चोरी करी गई है? तो याद रखना है आनंद मठ से। किस बंदे ने इसको ट्रांसलेट करा था अंग्रेजी माध्यम में? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कौन था भाई बताओ? अरविंदो घोष, राइट, याद रखिएगा। किसने ट्रांसलेट करा था इसको? तो अरविंदो, AUROBINDO, घोष, GHOSH, याद रखना है, ठीक है। तो इतने मतलब ये जो मेन चीजें होती है ना, सिर्फ इतना ही पढ़ना है। क्यों? क्योंकि जैसे आपसे डायरेक्ट पूछ लिया है 3 मार्कर में, राइट अबाउट द नेशनल एनिमल, तो आपको 2-3 वर्ड, 2-3 लाइन याद होना चाहिए, जो कि आपके प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में भी हेल्प करेगा। हर टॉपिक के 3-4 लाइन तो हमेशा प्रिपेयर करके रखिए आप लोग, ठीक है। जैसे आप देखिए नेशनल एंथम, ठीक है। अब नेशनल एंथम, नेशनल एंथम नहीं, एनिमल, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, एनिमल, राइट। हमारे चच्चा बैठे हुए हैं, खा जाएंगे, देख रहे हैं ना, मेरे को देख रहा है घूर घूर के, आपको भी देख रहा होगा। खैर, तो आप देखिए यहां पर रॉयल बंगाल टाइगर जो थे, इनको नेशनल एनिमल कहा जाता है। अब इसको, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है जी? पैंथेरा टिग्रिस। एमपीपीएससी पूछ चुका है, पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है, पैंथेरा टिग्रिस। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ? अगेन एमपीपीएससी आस्क्ड दिस क्वेश्चन 1973 में, ठीक है। इवन इन चच्चा का जो फोटो है,
इंडस वैली की सील्स पे देखने को मिलता है। जो हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में हुए थे, उसका जो मैस्कॉट था, मैस्कॉट का मतलब ये होता है कि कोई भी गेम हो रहा है वहां पर एक पर्टिकुलर मैस्कॉट नियुक्त कर दिया जाता है, और वो मैस्कॉट जो होता है वो क्या काम करता है जी, थोड़ा उसको लेकर लोग वक्त जागरूक हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं। तो सेरा करके मैस्कॉट भी था, इससे रिलेटेड है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हमारे यहाँ का नेशनल एनिमल क्या है, तो मालूम होना चाहिए गैंगेटिक डॉल्फिन्स, राइट। गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन जो है हमारा यहाँ का नेशनल एक्वाटिक एनिमल है। एक्वाटिक एनिमल, एक्वाटिक मीन्स पानी वाला जो जानवर है। जैसे अपन लोग अभी एमपी के बारे में भी जब पढ़ेंगे ना, तो ये सब चीजें पढ़ना पड़ेंगी। इवन वर्ड्स पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखो ये तो मतलब बहुत इजी है। लोटस है तो नेशनल फ्लावर हो गया। ट्री आप लोग भी जानते हैं कौन सी ट्री है जो नेशनल ट्री है, दैट इज बनियन ट्री। बरगद का पेड़ हो गया। बट वृक्ष जिसको बोलते हैं, इवन हम लोग कल्प वृक्ष भी बोल देते हैं। काफी ज्यादा फेमस ट्री है ये, ठीक है। आप देख सकते हैं बड़ी प्यारी ट्री है। फ्रूट्स में हमारे आम भैया, इनका तो कोई तोड़ ही नहीं है, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट इट। इवन गेम्स पे, कैलेंडर पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैलेंडर पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सब हमारा इंडियन आर्ट एंड कल्चर हो गया। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू गाइस। अभी की क्लास हम लोग इतना ही रखेंगे। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? आज जो मैंने आपको पढ़ाया समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। नो डाउट, राइट? पूजा जी, एवरीवन, आई थिंक एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, सबको समझ में आया। देखो गाइस, मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि आप लोग एग्जाम ओरिजिनल को ये मत समझो कि मतलब एक टीचिंग इंस्टीट्यूट है, एक ये इंटरेक्टिव इंस्टीट्यूट है, ये एक डिस्कसिंग चैम्बर है, ठीक है। यहाँ पर कोई टीचर नहीं पढ़ा रहा है, ऐसा समझो कि एक हमारे में से एक बंदा है, बस थोड़ा बहुत जानता है, राइट। हमें थोड़ी बहुत जानकारी, मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं जिस दिन अपने आप को बोल दूंगा कि भैया मैं प्रोफेसर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं इवन मैं अपने बारे में बता देता हूँ आपको, तो मैंने भी इवन यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है, एमपीपीएससी का एक मेंस दिया है, देन रिजल्ट्स कुछ अवेटिंग है, असिस्टेंट कमांडेंट, ठीक है। और भी कई सारे इंस्टीट्यूट्स में मैं पढ़ाता हूँ, टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट्स। पिछले 4 से 5 साल का करियर हो गया है। आई वाज देयर इन दिल्ली। तो एक एक्सपीरियंस मेरे साथ जो जुड़ा हुआ है, और वही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। एग्जाम ओरिजिनल का ये पहला बैच है, ठीक है। और जितना भी ये चल रहा है 2022-23 में, ये हमारा पहला बैच है। तो हम लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं कि बेस्ट ऑफ द कैपेबिलिटी, बेस्ट ऑफ द एबिलिटी आप लोगों को पढ़ाएं, आप लोगों का सिलेक्शन दें। क्योंकि हम लोग यहाँ पर बैठे काय के लिए जी, सिलेक्शन देने के लिए। और मेरा ये मानना है कि यहाँ जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, 20 बच्चे जो मेरी क्लास में आए हैं आज लाइव, सारे के सारे बच्चे सिलेक्ट हो। व्हाई नॉट मेक रिवोल्यूशनरी मूवमेंट हियर कि भाई सारे बच्चे सिलेक्ट हो, ठीक है। इसमें प्रयास दोनों तरफ से होना चाहिए। मेरा काम है यहाँ पर आपको गाइड करना, जो मैं अपनी बेस्ट ऑफ द एबिलिटी करूंगा ही करूंगा, एज ए टीचर, ऐसे यू नो लाइक फ्रेंड, एज ए ब्रदर। मेरा ये मानना है कि आप लोग भी साथ में जब मेहनत करेंगे ना, तभी कुछ हो पाएगा। मेहनत नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। टीचर कितना पढ़ाएगा, कितना पढ़ाएगा आपको? एमपीपीएससी का सिलेबस कितना वास्ट है, तो जितना हम पढ़ाएं वो तो आप पढ़ें, जितना मेन मेन हो सकता है वो तो हम यहाँ पे बताएंगे ही बताएंगे, ठीक है। स्लाइड्स भी देंगे, नोट्स भी दे देंगे, लेकिन आपका भी कर्तव्य बनता है हमारे साथ साथ कि आप भी इसके भागीदार बने। सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस, अपनी लाइफ में लेकर आना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फोकस। आज के समय में हम लोग फोकस में कहीं ना कहीं तो पीछे छूट रहे हैं, आप लोग भी जानते हैं, ठीक है। मोबाइल्स हैं आसपास, तो मोबाइल्स में हम लोग शॉर्ट्स देखते रहते हैं। तो कुछ समय के लिए प्लीज थोड़े मोबाइल्स को, लैपटॉप्स को, चैटिंग को, ये सब जो चीजें हैं ना जो आपको डाइवर्ट करती हैं, इनको बंद कर दीजिए। इसको लेकर मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा, और आई थिंक वो आपको दिमाग में हिट भी करेगी। बहुत छोटी सी कहानी है, प्लीज लिसन इट वेरी केयरफुली। इट्स वेरी अमेजिंग स्टोरी विच मोटिवेट्स मी ऑल्सो एंड विल मोटिवेट यू ऑल्सो गाइस। पर क्या होता है, एक माता होती हैं, और वो काफी मतलब रईस खानदान से थी, और वो जाती हैं माता जी मंदिर। मंदिर जाती हैं, मंदिर जाते जाके देखती हैं वो कि अरे यार, मैं रास्ते से जब जब वो जा रही होती हैं, तो वो देखती हैं कि लोग वहां बात कर रहे हैं, थूक रहे हैं, कचड़ा फेंक रहे हैं मंदिर के अंदर, वहां पे परिसर में नारियल फोड़ रहे हैं तो गंदगी मचा रखे हैं, पन्नियां फेंक रहे हैं, पन्नियों को मतलब कूड़ेदान में नहीं डाल रहे हैं। इस तरीके की जो तमाम चीजें हो सकती है ना, वो देखती हैं। इवन लोग सेल्फी ले रहे हैं, हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, कुछ लोग बुराई कर रहे हैं, मतलब इतना सब कुछ हो रहा है। तो वो माता जी है, वो बड़ी परेशान हो जाती है। वो पुजारी के पास जाती है, पुरोहित के पास जाती है, कहती है देखो ये क्या है, आज का जमाना कैसा हो गया है, यहाँ पर इतनी समस्याएं हैं, ठीक है। मेरा तो मंदिर आने का मन ही अब खत्म हो रहा है धीरे धीरे। तो पुरोहित जी कहते हैं कि ऐसा करिएगा, आप कल फिर से आइएगा, कल फिर से आइएगा, लेकिन आपको कुछ काम करना होगा। वो ये कि आपका घर यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, आपको पैदल आना होगा, और आपको एक जल का एक लोटा लेकर आना होगा जो फुल भरा होगा।
लोटा लेकर आना होगा जो फुल भरा होगा, और आके एक बार उस लोटे के साथ परिक्रमा लगाइएगा नंगे पैर आके, फिर मेरे पास आइएगा, मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा। वो आ रही थी, लोटा लेकर आ रही थी, फिर पुरोहित जी के पास भी गई, उन्होंने सेम वैसे ही करा, वो बिल्कुल जल नहीं फैलने दिया, क्योंकि उनका पूरा जो मेन फोकस था ना वो उस लोटे पर था, जल पे था, राइट। और वो आके आके पुरोहित जी के पास जाती हैं और कहती हैं कि हाँ अब बताइए। पुरोहित जी फिर बताते हैं कि माता जी अब आप बताओ कि आज आपको जितनी सारी जो गंध दिखती थी, जो कल दिखी थी, वो अब दिख रही है क्या, आज दिखी क्या? माता जी ने कहा कि नहीं आज तो नहीं दिखा। तो पुरोहित ने समझाया कि देखो, आपका पूरा का पूरा फोकस उस जल पे था, आप नंगे पैर आ रहे थे, आपका पूरा का पूरा फोकस आपके पथ पे था, क्योंकि आप नंगे पैर आ रहे थे कहीं कांटे ना चुभ जाए। सिमिलरली आप लोगों का भी फोकस ऐसा ही होना चाहिए गाइस। जितने भी बच्चे बैठ रहे हैं ना, यहाँ पर पढ़ने बैठे हुए हैं, मैं ये मानता हूं कि आप लोग ऑनलाइन बैच लिए हैं, आप लोगों ने हम पे भरोसा करा है, तो हम भी आपका भरोसा नहीं तोड़ेंगे, लेकिन आप लोगों को हमारे साथ मतलब फोकस पे काम करना होगा। अगर आप फोकस पे काम करेंगे ना, 100% इस बार आपका सिलेक्शन होगा। 4 से 4.5 महीना है आपके पास, काफी बड़ा टाइम पीरियड है, मैक्सिमम वैकेंसीज आई हैं, जान लगा दो या जाने दो। मैं फिर से बोल रहा हूं, जान लगा दो या जाने दो, ठीक है। जो पढ़ रहे हैं तो जान लगा दो, नहीं पढ़ रहे हो तो फिर भाई जाने दो यार, एंजॉय करो, चिल करो, दैट्स ऑल अबाउट इट। एंड अगेन आई होप यू अंडरस्टूड दिस स्टोरी। यस, हॉकी नेशनल गेम, मेरे को एक बार चेक और करना पड़ेगा, लेकिन मेरे को जहां तक मालूम है नेशनल गेम तो है हॉकी, नेशनल गेम है इशरत जी, हॉकी, राइट। चलिए, सबको समझ में आया? मैं क्लास यही समाप्त करता हूं, क्योंकि अब फिर से नेक्स्ट एक और क्लास होने वाली है, तो यहाँ पे मेरे को विराम देना होगा। 5-10 मिनट का ब्रेक मिलेगा, प्रखर सर आएंगे, आपकी क्लास लेंगे। ओके, चलिए, थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर लिसनिंग वेरी पेशेंटली एंड पीसफुली एज ऑलवेज। अगेन थैंक यू, बाय, टेक केयर। हाँ जी इशरत, आपका मैं सुन रहा हूँ, रिसेंटली स्पोर्ट टीचर फ्रॉम महाराष्ट्र फाइल्ड एन आरटीआई टू विच मिनिस्ट्री ऑफ यूथ रिप्लाइड देयर इज नो सच गेम लाइक नेशनल गेम। हाँ ये, लेकिन यार हम लोग पढ़ते तो हैं कि हॉकी इज ए नेशनल गेम, थोड़ा मैं एक बार और चेक करूंगा, ठीक है, फिर आपको बताता हूँ, राइट। एक बार और चेक करूंगा। इशरत जी आप सही बोल रहे हो, मैंने भी इसके बारे में कहीं पढ़ा हुआ है, मैं क्लियर करके आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए, ओके ओके ओके, बाय बाय।